अस्सलाम वालेकुम जी। तो ट्रंप साहब ने जो है अब आज शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दी है, जो कि पिछली बहुत सी डेडलाइंस की तरह एक और डेडलाइन है। और उन्होंने बेसिकली ईरान को स्क्वीज़ करने की कोशिश की है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान में और जिसमें जेडी वैंस भी आए थे, तो इसमें बेसिकली तो उनका जो प्लान था, जो अभी तक बज़ाहिर नज़र आता है, वो यही था कि उन्होंने सिर्फ अमेरिकन्स को दिखाना था कि भाईजान हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं और हम लोग जंग रोक रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखाने की हद तक ही नज़र आया है। ये ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग सीरियस हैं इस बारे में, क्योंकि अगर ये सीरियस होते तो नेगोशिएशन को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। अब उनकी पॉलिसी ये है कि भाई ईरान को जो है वो कंटेन कर लो और बेसिकली क्या करो कि उसको घेराबंदी कर लो, और जो भी शिप ईरान को टैक्स दे के आ रहे हैं उनको रोको। मतलब लाइक सीरियसली, किसके टैंकर्स रोकोगे तुम? चाइना के रोकोगे, रशिया के रोकोगे, जापान के रोकोगे, किसके? ऑस्ट्रेलिया के रोकोगे या इंडिया के? मतलब इट डज़न्ट मेक सेंस। लेकिन उनकी प्लानिंग यही है कि अब अगर हॉर्मुज़ से वो टैक्स ले रहे हैं तो आगे जहाज़ों को निकलने ही ना दो। एक जगह ईरान रोकेगा, आगे हम रोकेंगे। इसके पीछे जो मुझे समझ आता है, जो प्लान है, वो ये है कि ट्रंप साहब की जो ट्वीट्स हैं ना, वो गोल्ड और ऑयल को 7% 9% जंप लगाती हैं ऊपर और जंप लगाती हैं नीचे, और इसके ऊपर जो है वो सट्टा चल रहा है। और ये जो है बेट लगा देते हैं, उसके बाद एक ट्वीट करते हैं, पैसे बनाते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट जो है बेट लगाते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट एक ट्वीट करते हैं, फिर प्रॉफिट बनाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी जो गेम है ये पैसे का चल रहा है। और अगर हम इसको देखें लाइक कि जो निगोशिएशन हो रही थी या जो इन्होंने बात की थी, भाई पहली दफ़ा में कोई भी निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होती, और वो भी जब आप 47 ईयर्स के बाद किसी कंट्री के साथ निगोशिएट कर रहे हो। आप ईरान जाने की सप्लाई बंद कर देंगे, ईरान को जो चीज़ें ईरान इंपोर्ट करता है वो नहीं जाएंगी, कोई बात नहीं। ईरान का ऊपर कैस्पियन सी लगता है, वो रशिया से मंगवा लेगा। उनके पास अल्टरनेटिव राउट है, लेकिन दुनिया के पास कोई अल्टरनेटिव राउट नहीं है। तो एट दी एंड वर्ल्ड इकॉनमी सफ़र करेगी। और जहाँ तक बात है इनकी जंग कंटेन करने की, लाइक 20 साल ये अफ़गानिस्तान में पिटते रहे हैं, वियतनाम में पिटते रहे हैं, तो यहाँ भी कर लें। ईरान मेरे ख़्याल से साल 2 साल 5 साल लड़ सकता है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ईरान को बीच में पार्टनर बनाए बग़ैर हॉर्मुज़ को सिक्योर कैसे करेंगे। मतलब कोई एक रॉकेट किसी भी शिप पे हिट हो गया तो कभी भी वो ट्रेड रोक देंगे। इमेजिन करें कि ईरान को आपने हटा दिया है और ट्रेड चल रही है स्मूथ अमेरिका के अंडर। उसके बाद क्या होगा? ईरान में जो भी रेजिस्टेंस है वो किसी एक कंटेनर के ऊपर, एक शिप के ऊपर जो है वो मारेगी मिसाइल, और उसके बाद जो है ट्रेड रुक जाएगी। जैसे सुएज़ कैनाल के राउट के ऊपर रुक जाती है। एक जहाज़ अगर वहाँ पे फंस जाए तो वहाँ पे कितने दिन ट्रेड रुकी रही थी। तो यही सब कुछ आपका होगा। इधर देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं, बट लगता ये है कि ये जो जेडी वेंस यहाँ पे आया था और ये सारा कुछ जो हो रहा था, इसके पीछे नेतन्याहू अपना काम कर रहा था। और नेतन्याहू ने अपना काम कर दिखाया है, क्योंकि लेबनान में इतने लोग शहीद कर दिए हैं। लेबनान वॉज़ अ रियली ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं कभी विज़िट करूं, और अल्लाह ने अगर मौका दिया तो मैं ज़रूर जाऊंगा और विज़िट करूंगा। लाइक एक ऐसा मुल्क जिसमें वज़ीर आज़म सुन्नी है, जिसका सदर शिया है, और जिसका जो स्पीकर होता है कौमी असम्बली का वो एक क्रिश्चियन है। मतलब ये हार्मनी आपको कहीं और नज़र नहीं आती। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री इट वाज़। और आज आप उस पे ऊपर बमबारी कर रहे हैं और उसे तो वो बर्बाद कर रहे हैं। मतलब पहले आपने इराक़ बर्बाद किया, सीरिया बर्बाद किया, अब लेबनान बर्बाद कर रहे हैं, ईरान कर रहे हैं, नेक्स्ट आप टर्की की तरफ जाएंगे। टर्की ने आंखें दिखाई हैं कि भाई आओगे तो हम रेडी हैं। और आई डोंट नो, बट आई हैव सॉ द न्यूज़ कि ईरान के कोई मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं या कोई इस तरह से कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल को आंखें दिखाई हैं, तब वो निगोशिएशन की टेबल पे आया कि अगर ईरान के ऊपर आप डर्टी बॉम्ब मारेंगे तो पाकिस्तान भी मार देगा। और हमारे जो चीफ साहब हैं वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को साथ लेके डूबेगा।
तो भाई आप टर्की की तरफ जाएं या ईरान की तरफ आएँ या सऊदी की तरफ जाएं या पाकिस्तान की तरफ आएँ, हम एक ही हैं। जिस तरह आप लोग एक ही हैं, हम भी एक ही हैं, तो हम भी आएंगे। अब हमारी गवर्नमेंट्स कहाँ तक इस को सपोर्ट करती हैं या इसकी फेवर में जाती हैं, आई डोंट नो, बट आई थिंक कि जो आम आदमी है उसकी थिंकिंग यही है कि भाई अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही सही। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो रही है और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है कि वो सक्सेसफुल नेगोशिएशन नहीं करवा पाया। भाई हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया था जहाँ पे 2 लोगों को बिठा दिया इकट्ठे, अब उनको किसी बात पे राज़ी करना हमारे बस में नहीं है ना। वो सही समझेंगे तो राज़ी हो जाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं होंगे। मीनवाइल व्हाट आई थिंक इज़ कि हमारी पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो कि पिछले 10-15 सालों से पेंडिंग है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें अपनी गैस और ऑयल की पाइपलाइन बिल्ड करनी चाहिए और हमें अमेरिका को नहीं देखना चाहिए कि वो हमें अलाउ करता है या नहीं करता। इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इंडिया भी पार्ट था, बट दे विड्रॉ फ्रॉम इट क्योंकि सिर्फ एक चीज़ उन्हें नज़र आ रहा था कि ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान से होके इंडिया आएगी और अगर हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे तो वो कभी भी हमारी ऑयल और गैस की सप्लाई कट कर देगा। तो अगर हमने लोगों को ये गैस और ऑयल की सप्लाई दे दी और बाद में ये कट हो गई और लोगों को चस्का पड़ गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इंडिया आराम से इससे निकल गया कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, ना लोगों को गैस पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई मिलेगी, ना वो उसके एडिक्ट होंगे और ना कल को वो रोला डालेंगे। तो अगर इंडिया अमेरिका की परवाह किए बगैर अपने डिसीजन अपने इंटरेस्ट के लिहाज से ले सकता है, उन्होंने चाबहार में इन्वेस्ट किया था ना, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। आई थिंक हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए और अपने इंटरेस्ट के लिहाज से जो है वो फ़ैसले लेने चाहिए। और एक और बात जो आजकल काफ़ी वायरल हो रही है या ट्रेंडिंग में आ रही है, दैट वाज अबाउट द ड्रेस ऑफ मिस फ़ारूकी, गरीदा फ़ारूकी ने जो ड्रेस पहनी हुई थी। देखें, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं और न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं इनको कोई क्रेडिबल नहीं समझता। इंडिया के मामले में के मुकाबले में बेहतर हैं लेकिन क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इस वक्त इन न्यूज़ चैनल्स को और इन जर्नलिस्ट को चाहिए था कि ये जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आए हुए हैं उनको अपने स्टूडियोज़ में बुलाते, अपने टॉक शोज़ में बुलाते, उनको वहाँ बिठाते और उनसे डिस्कस करते कि जो करंट सिचुएशन है इसके बारे में आपका मुल्क क्या सोच रहा है। लेकिन मैंने इस तरह का कोई भी शो या कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी कि इन्होंने ऐसा किया हो। तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, ये अपना मंजन खुद ही बनाते हैं और ख़ुद ही बेचते हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ तक मिस फ़ारूकी की बात है, तो वो ख़ातून हैं और वो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ख़ुद में ही सेलिब्रिटीज़ होते हैं और उन्हें लगता है कि वो कभी भी कहीं भी कुछ भी पहन के जा सकते हैं। इट्स हर चॉइस। और मेरे ख़्याल में इस वक्त हमें इसको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए कि उन्होंने ड्रेस क्या पहनी हुई थी, या हम उसे ईरान के जर्नलिस्ट के फीमेल जर्नलिस्ट के साथ कंपेयर करें कि ये देखें और ये देखें। दिस इज़ नॉनसेंस एंड बुलशिट। मतलब ठीक है, उसने जो भी पहना, शुक्र करें पहन के आई थी। तो इस वक्त हमारा जो है वो ट्रेंड ये होना चाहिए था कि अमेरिका मुज़ाकरात से भाग गया है, बजाय इसके कि हम ट्रेंड क्या चला रहे हैं कि वहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, या वहाँ पे हम ट्रेंड चला रहे हूँ कि भाई मिस फ़ारूकी इस तरह के कपड़े पहन के आ गए, नाइट ड्रेस टाइप के। तो इट डज़न्ट मेक सेंस, ये वक्त नहीं है ये करने का ना। तो आई थिंक हमारी नेशन जो है इसको अपनी प्रायोरिटीज़ और सेट करने की ज़रूरत है। दैट्स इट, कि हमारी नेशन मैच्योर हो जाए। तो बस यही दुआ है अल्लाह से। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।